को कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की ये लोग गढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से ये लोग परस्पर नए प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष इनकी लकीर को छोटा करने का प्रयास करता है, चाहे वो INDIA गठबंधन बना करके और जैसे तैसे करके वो चेष्टा करता है कि भाई इनको घेरा जाए, लेकिन ये एक नई लकीर खींच देते हैं। यानी कि उनको एक राजनीति समझ में आती है इनकी, उससे पहले ये अपनी राजनीति की चाल बदल देते हैं, जिसको कहते हैं राजनीति की ढाई घर चाल। और जिस तरीके से सेवाली जी अभी जो ये 3 राज्यों के अंदर जो चुनाव थे और यहाँ पे जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था, आप ये देखिए जो वर्तमान नेतृत्व है उसने अपने आप की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाई। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की, कि जब उनको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद जब उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर यानी अपना चेहरा दांव पे लगाया कि उनको इस चीज की परवाह नहीं थी कि हम हारेंगे जीतेंगे। और हमारे यहां कहा जाता है सवाली जी कि जो दाव लगाता है वही दाव जीतता भी है, और वो जीतने के बाद में जिस तरीके से अब ये नए रक्त को आगे लेके आ रहे हैं, तीनों नए, बिल्कुल आप ये मान के चलिए बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए तीन लोगों को इन्होंने प्रदेशों की कमान दी है, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक नई लकीर खींच दी। और आपने जो 2 डिप्टी CM वाली बात कही सेवाली जी, एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये भी एक आपकी समझ लीजिए राजनीति का डिस्कोर्स बदलने वाली चीज है कि हमने देखा है कि जो डिप्टी CM पहले जो बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं जब सत्ता संघर्ष होता था और उसके अंदर सरकार की छीना झपटी होती थी, तब कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए डिप्टी CM बना दिया जाता था। यानी कि एक तरह का सरकार में उसको हिस्सेदारी के तौर पे देखा जाता था कि भाई चलो तुम एक काम करो, मुख्यमंत्री बन जाओ, मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो, यानी कि एक तरह का सरकार का बंटवारा माना जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया और उसको आज धीरे धीरे करके इन 3 राज्यों के अंदर भी इन्होंने सफल इसका प्रक्षेपण किया है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं, इसका पूरे देश के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि ये कोई सत्ता का संतुलन नहीं है, ये केवल सत्ता और जनता के लिए, प्रदेश के विकास को द्रुत गति देने के लिए, उसकी तेजी बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिससे जनता के कामों के अंदर एक तेजी आए, जनता को मतलब जो जनता को डिलीवर करना है उसके अंदर एक बहुत गतिमान रूप से उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। वरना यही चीजें हमने देखी, आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस सरकार में आई तो उस टाइम किस तरीके से DK शिवकुमार कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन उसके बाद में उनको उप मुख्यमंत्री से जैसे तैसे कर संतुष्ट किया गया, पहली बात। दूसरी बात सेवाली जी, राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुकाम गढ़ दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य के परिणाम किसी भी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो सरकारों की जो छीना झपटी है ये किसी से छुपी नहीं है। 2018 में मैं राजस्थान की बात करता हूं, जब सचिन पायलट जी जो एक यूथ ब्रिगेड को साथ लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी जिस तरीके से उन्होंने पसीना बहा करके कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे तक लेकर के आए, लेकिन जब बात आई पारितोषिक की सरकार चलाने की, मुख्यमंत्री बनने की, तो वहां पे जिस तरीके से छीना झपटी हुई। और अशोक गहलोत जी जो यहां केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब माने जाते थे, या यूं कहें कि परिक्रमा मंडली का व्यक्ति को वहां पे एक पारितोषिक दे दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये देखिए, चाहे मन में किसी के कितनी तकलीफ हो, शिवराज जी का भी हमने भारी मन देखा, रमन सिंह जी का भी हमने भारी मन देखा, और वसुंधरा जी का भी हमने देखा, लेकिन उन्हीं से जो वहां पे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन्हीं से इन तीन नए नामों का इन्होंने ऐलान करवाया। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात यहाँ पर आपने कही। निरंजन जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी हम देख रहे हैं, आदिवासियों का कद यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। भोपाल में एक स्टेशन का नाम बदला गया, कुछ यात्राएं निकाली गई, बिरसा मुंडा की जो प्रोग्राम्स है उनको यहाँ पर आगे बढ़ाया गया, और द्रौपदी मुर्मू का नाम सदर जमहूरिया के लिए यहाँ पर लिया। तो जिस तरह से आदिवासी लोगों को तरजीह दी जा रही है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का मैसेज इस मामले को लेकर बीजेपी देना चाहती है, और इसके जो नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में कैसे होंगे? जी, इससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जड़ क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस देश के अंदर अपना एक डेडिकेटेड वोटर तैयार किया, और उस वोटर के ऊपर उन्होंने अपना एक कैडर तैयार किया, यानी कि अपना एक संगठन तैयार किया।
और उस संगठन के बाद में जो वर्तमान नेतृत्व है वो इतना, आप ये समझ लीजिए, पावरफुल और इतना दिलेर है कि वो कहीं पे भी जाकर के अपनी छाती अड़ा देता है। यानी कि सीधी सी बात है, जो अपना सर है उस सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज और बताऊं शेफाली जी, रण के अंदर रणनीति बहुत बड़ी चीज होती है कि सामने वाले की रणनीति, जब किसी की भी एक पक्ष की रणनीति जब एक्सपोज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका रण कमजोर पड़ जाता है। यहां पे आप ये देखेंगे, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की, तो विपक्ष की जो रणनीति है वो पहले दिन एक्सपोज हो जाती है कि ये अब क्या रणनीति, चाहे इसके अंदर ये जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे ये तमाम आरक्षण की बात करें, या तो जो जिस तरीके से जो इन्होंने राजनीति करी, INDIA गठबंधन बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो जिस दिन उन्होंने अपनी रणनीति चली उस दिन सबको ये पता चला कि 3 राज्यों के अंदर चुनाव परिणाम आए और उन परिणामों के बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री निकाल करके लाए और उसके अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग कहूं या सामाजिक समीकरण इन्होंने साधा। और जो अभी आपने बताया कि आपने जो सवाल पूछा कि भाई आदिवासी, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जनता के साथ जुड़ी हुई चीजें ऊपर तक पहुंचाता है और उनको इस चीज का पता चलता है कि अभी जनता का सेंटिमेंट्स क्या है। और कदाचित अपनी राजनीति का जो रणनीति जो बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो उसी सेंटिमेंट्स को आधार बना करके बनाते हैं कि जिस तरीके से अभी ये समाज के तमाम तबके को अपने साथ जोड़ते हुए चले जाते हैं। एक समय हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी को केवल शहरों की पार्टी कही जाती थी और जो ट्राइबल्स एरिया है यानी आदिवासी एरिया है या जो समाज का जो वंचित तबका है वहां यह माना जाता था कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ कम जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब 3 चुनाव परिणामों के अंदर यह चीज प्रमाणित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वहां पे भी अपनी पैठ बनाई है। दूसरी बात शेफाली जी, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि लोकसभा की बात है तो मेरा यह मानना है कि लोकसभा में लगभग आप ये मान के चलिए 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो मोमेंटम तैयार किया, मुझे नहीं लगता है कि अब इस मोमेंटम को वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने देगा, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के अंदर 3 नए नाम निकाले और 6 जो उप मुख्यमंत्री है वो भी आप ये समझ लीजिए बिल्कुल सड़क से उठा करके उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस सारी चाल को देख करके सकते में है और अब उनको ये रणनीति समझने, इस रणनीति को समझने में और इनकी काट निकालने में अगले मेरे हिसाब से 20, 30, 40, 50 दिन इनके बीत जाएंगे। तो और इतने में जो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। उसके बाद में जैसे राम मंदिर और तमाम जो इनकी लिस्ट के अंदर जो एजेंडा है, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं रुकने वाली है या किसी प्रकार का कोई चांस या मौका देने वाली है। तीसरी सबसे बड़ी बात शेफाली जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस बार जो इन्होंने 3 मुख्यमंत्री नामित किए हैं, सबसे पहले तो पंक्ति के सबसे आखिरी पंक्ति से निकाल के लाए और इसके अंदर इन्होंने 10 सेकंड 30 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं शेफाली जी, ध्यान रखना। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी भविष्य की 30, 40, 50 साल की जो राजनीति तय की है, वो चीज को आप समझना पड़ेगा कि तीनों मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। यानी कि जो आज जो बच्चा 9वीं 10वीं और 11वीं या ग्रेजुएशन करके निकल रहा है या कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट है, जो कल का भारत का भविष्य है, उसको एक साफ साफ संकेत दे दिया कि आप भी अगर छात्र राजनीति से जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ते हैं, तो आप भी मुख्यमंत्री तक के पद पे पहुंच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब आपने कमल की खेती की पौध लगा दी तो मान के चलिए फसल भी आप कमल की ही काटेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से एक को यह निशाना किया। दूसरा, जो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो इन्होंने जिसको कहते हैं ऊर्जा संचारित की है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी कुछ भी बन सकता है, केवल काम करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कही। निरंजन जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी शेफाली जी, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ कहा जाता है
कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर उपाध्याय जी का दृष्टिकोण ये है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण इसके अंदर अलग है। इन्होंने हिमाचल की बात करी, तो आपको मैं एक चीज बताऊं, हिमाचल के चुनाव और गुजरात के चुनाव समान समय पे थे, और जो वर्तमान नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह जी का जो नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं गुजरात में उस टाइम एंगेज हो गया था। ये भी आपने देखा होगा। शायद अगर ये एंगेज नहीं होता तो मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से रणनीतियां बनाते हैं और जिस तरीके से दाव खेलते हैं, तो हिमाचल में शायद कुछ अलग होता। रही बात कर्नाटका की जो ये बता रहे हैं शेफाली जी, आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट था। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। वहां पे ये जरूर है कि जिस तरीके से जेडीएस जमीन पे बैठ गई और जेडीएस का सारा वोट कांग्रेस की तरफ से ट्रांसफर हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी रणनीति में अपनी चूक कर गई है। और रही बात तेलंगाना की शेफाली जी, आप ये मान के चलिए कि तेलंगाना में अगर भारतीय जनता पार्टी 7% वोटों से 14% वोटों पे गई है और एक सीट से अगर 9 सीटों पे चली गई, तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हार की दृष्टिकोण से देखते हैं या आप इसको मजबूती की दृष्टिकोण से देखते हैं? ये आपका अपना दृष्टिकोण है। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से कांशीराम जी कहा करते थे, जब जो बहुजन आंदोलन के प्रणेता थे, वो कहते थे कि हम पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव किसी दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा है, ये किसी को हराने के लिए लड़ा है। और जो कांग्रेस वहां विजयी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके विजय नहीं हुए, वो वहां पे बीआरएस के वोट लेकर के और विजय हुई है। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पे कहीं ना कहीं बीआरएस को हारने में, क्योंकि ये जो 7 से 14% वोटों की जो वृद्धि हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो खुद ही कहा है कि उनका फोकस इतना नहीं था, वो वहां पर जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहें जी सलाम।